हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक सब टॉपिक एक और, दैट इज़ इंड्यूस ब्रीडिंग टेक्निक इन फिशेस। ठीक है ना, इंड्यूस ब्रीडिंग इन फिशेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ इंड्यूस ब्रीडिंग। इंड्यूस ब्रीडिंग क्या है, ठीक है ना। तो इट्स अ टेक्निक वे ऑर्गेनिज्म इज स्टिमुलेटेड बाय अ पर्टिकुलर हार्मोन और अ सिंथेटिक हार्मोन, ठीक है ना, और बाय प्रोवाइडिंग कंडीशंस टू ब्रीड इन ए कैप्टिव कंडीशन, ठीक है ना। तो इंड्यूस ब्रीडिंग क्या है, ठीक। इट्स ए टेक्निक, इट्स ए मॉडर्न टेक्निक जिसमें हम क्या करते हैं, जो मैच्योर फिशेस हो या राइप फिशेस हो, उनको हम क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। किसके लिए? उनको हम एक्सटर्नल स्टिमुलेट करते हैं टू ब्रीड इन कैप्टिविटी और कंट्रोल कंडीशंस में ब्रीड कराने के लिए। और वो किस तरह करते हैं? तो स्टिमुलेट हम उनको बाय इंट्रोडक्शन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन या ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन या सिंथेटिक हार्मोन, उनको हम एक्सटर्नली स्टिमुलेट करते हैं किसी हार्मोन के थ्रू, ठीक है ना। वो नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। या नेचुरली अगर हम कहें तो पिट्यूटरी हार्मोन, और सिंथेटिक हार्मोन अगर हम उसकी बात करें तो दैट इज़ ओवाप्रिन हार्मोन, ठीक है ना। तो इट्स ए टेक्निक, इसको हम कैसे कहेंगे, इट्स सिंपली ए टेक्निक बाय विच इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट फिशेस जो ब्रीड नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, वो फिशेस मोस्टली द इकोनॉमिकली जिसका इम्पोर्टेंस हो, ठीक है ना, उन फिशेस को हम ब्रीड कराते हैं जो कंट्रोल कंडीशंस में, जो कैप्टिव कंडीशन में या वाटर बॉडीज़ में जिनमें हम उनको ब्रीडिंग के लिए स्टोर करते हैं, अगर वो उनमें ब्रीड नहीं कर पाते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली स्टिमुलेट करते हैं बाय इंजेक्शन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन और एनी सिंथेटिक हार्मोन, जिससे वो क्या हो जाता है, ब्रीड करते हैं। और सिंपली थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन और सिंथेटिक हार्मोन थ्रू आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और ये स्टिमुलेशन करने से क्या होता है, द स्टिमुलेशन प्रोमोट्स ए टाइमली रिलीज ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स फ्रॉम राइप गोनेट्स, ठीक है ना। तो ये क्या कराता है, ये जो गैमीट्स होता है, दैट स्पर्म एंड एग्स, उनको क्या करता है, मैच्योर कराता है और टाइमली उनको रिलीज कराते हैं। सो दिस इज व्हाट इंड्यूस ब्रीडिंग। तो जो इंड्यूस ब्रीडिंग टेक्निक है, ठीक है ना, वाई देयर इज ए नीड ऑफ इंड्यूस ब्रीडिंग, उसकी ज़रूरत क्यों है, ठीक है ना। तो हम इंड्यूस ब्रीडिंग, तो क्या होता है, जब हम फिशेस को उनके नेचुरल कंडीशन से या नेचुरल हैबिटेट से या रिवर से हम जब उनको लाते हैं, कहाँ पे, कैप्टिव कंडीशंस में, जो हमने आर्टिफिशियली जिनको हमने बनाया होता है, जो पॉन्ड्स या वाटर बॉडीज़, तो उसमें क्या करते हैं, वो उसमें ब्रीड नहीं कर पाते हैं। तो उन कंडीशंस में, ठीक है ना, वो क्यों नहीं ब्रीड कर पाते हैं, जब हम उनको एक्सटर्नली वहाँ से उनके नेचुरल हैबिटेट से लाके कैप्टिव कंडीशंस में ब्रीड क्यों नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, कुछ सर्टेन इन्वायरमेंटल कंडीशंस होते हैं, जैसे फोटो पीरियड, जो लाइट पीरियड की हम बात करते हैं, या एबायोटिक फैक्टर्स लाइक रेन या टेम्परेचर या करंट्स ऑफ वाटर, उनकी इन एनवायरमेंटल कंडीशंस की इफ़ेक्ट की वजह से ये ब्रीड नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम पे ये क्या करते हैं, एक तो ब्रीड नहीं करेंगे, और इनसफिशेंट रिलीज ऑफ हार्मोन्स इन कैप्टिव कंडीशन, जब हम उनको कहाँ पे लाते हैं, जो कैप्टिव कंडीशंस में लाते हैं, जिन वाटर बॉडीज़ या लेक्स में हम उनको लाते हैं, वो वहाँ पे क्या, इनसफिशेंट रिलीज ऑफ हार्मोन्स जो स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स के लिए, वो काफ़ी उनकी जो सिक्रेशन है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। या ऐसा हो सकता है कि जो कैप्टिव कंडीशंस में आपकी जो नेचुरल फूड्स हो वो कम हो, ठीक है ना, ठीक। तो उस वजह से क्या होता है, ये ब्रीड नहीं करते हैं। तो उस केस में हमें किसकी ज़रूरत पड़ता है, दैट्स अ टेक्निक नोन एज इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, ठीक है ना। तो इस टाइम पे हम क्या करते हैं, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग की हम इंट्रोडक्शन करते हैं इन फिशेस में, ठीक है। सो नेक्स्ट, कंडीशंस, व्हाट शुड बी द कंडीशंस ऑफ द ब्रूडर्स और द ब्रूड फिशेस, उनकी क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इंड्यूस ब्रीडिंग टेक्निक को अप्लाई करने के लिए ब्रूड फिशेस का हेल्दी होना इंपॉर्टेंट है, ठीक। दे शुड बी फुली राइप्ड और फुली मैच्योर होना चाहिए, और उनका साइज़ हो लगभग मीडियम साइज़ का होना चाहिए। और लार्ज साइज ब्रीडर्स आर अवॉइडेड फॉर डिफ़िकल्टी इन हैंडलिंग, ठीक है ना। जो जिनका साइज़ जिन फिशेस जिनका साइज़ बहुत बड़ा, उनको हम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि
उनके हैंडलिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ जाता है। एंड डोज ऑफ हार्मोन शुड बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू गिवन प्रोटोकॉल्स, ठीक है ना। और जब हम इनको इस टेक्निक इंड्यूस ब्रीडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे जो हम हार्मोन की जो इंट्रोडक्शन करते हैं या जो डोज देते हैं उनकी बराबर कैलकुलेशन होनी चाहिए। सो इंड्यूस ब्रीडिंग इन फिशेस, ठीक है ना। तो इस टेक्निक के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज़ व्हाट इज़ इंड्यूस ब्रीडिंग। सो इंड्यूस ब्रीडिंग जैसे मैंने पहले भी कहा, इट्स एन आर्टिफिशियल प्रोसेस, ठीक है ना, बाय मीन्स ऑफ विच द एक्सट्रैक्ट, इसमें हम क्या करते हैं इसमें द एक्सट्रैक्ट ऑफ पिट्यूटरी इज इंट्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी ऑफ बोथ द मेच्योर्ड मेल एंड फीमेल फिशेस, ठीक है ना। आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं, एक एक्सट्रैक्ट निकालते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का, ठीक है ना, और उसको हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं दूसरे मेल और फीमेल फिशेस में हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक। सो आफ्टर दियर इंट्रोडक्शन वो क्या करेंगे, एक लेइंग करेंगे उन पॉन्ड वाटर में या उन वाटर बॉडीज़ में, ठीक है ना। एंड अल्टीमेटली इट विल फर्टिलाइजेशन विल टेक्स प्लेस, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग ऑफ फिशेस, ठीक है ना। इस प्रोसेस को जो इंड्यूस ब्रीडिंग है उसको हम क्या क्या कहते हैं, इस प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग को, दैट इज़ हाइपोफाइजेशन, ठीक है ना। हाइपोफाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग, ठीक है। सो अगर हम इंड्यूस ब्रीडिंग टेक्निक की हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले ये इवॉल्व कहाँ हुआ था, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में कब, 1930 में, ठीक है ना। और वो हुसे वॉज द साइंटिस्ट हु यूज़ दिस टेक्निक, ठीक है ना। फिर उसके बाद ब्राज़ील में 1934 में फ़र्स्ट टाइम यूज़ हुआ। इंडिया में फ़र्स्ट टाइम कब यूज़ हुआ था, 1937 में ये टेक्निक इम्प्लीमेंट किया था किसने, हामिद खान ने, ऑन सिरेनस मेग्राला जो फ़िश हैं उस पर यूज़ किया था, बट इट वाज नॉट सक्सेसफुल, ठीक है ना। तो लेटर इन 1957 में एक सक्सेसफुल इंड्यूस ब्रीडिंग वाज सीन बाय डॉक्टर हीरालाल, ठीक है ना। इन 1957 में एक सक्सेसफुल ब्रीडिंग बाय इंड्यूस ब्रीडिंग टेक्निक जो वो देखा गया था, कब, 1957 में, ठीक है ना। तो इसी तरह अमेरिका, ब्राज़ील वगैरह सब में ये टेक्निक इंट्रोड्यूस हुआ क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ठीक। सो वाई डज फिश नॉट ब्रीड इन कैप्टिविटी। अब ये जो मैंने पहले कहा कि इंड्यूस ब्रीडिंग की हमें टेक्निक की ज़रूरत तब हुई जब हमने फिशेस को इनको नेचुरल हैबिटेट से या रिवर से जहाँ से भी लाया उनको, जब हमने उन कैप्टिव कंडीशंस, कैप्टिविटी में रखा, उन कंट्रोल कंडीशंस में रखा, तो वो वहाँ पे ब्रीड नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे ब्रीड नहीं करते तो हम इंड्यूस ब्रीडिंग टेक्निक वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो वाई डज फिश डज नॉट ब्रीड, जब हम उनके नेचुरल कंडीशन से लेके आते हैं और कैप्टिव कंडीशंस में या कंट्रोल कंडीशंस में रखते हैं तो ये ब्रीड क्यों नहीं करते हैं। तो उसमें रीज़न ये है, सबसे पहले तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल कंडीशंस वहाँ पे जो है वो उनको सूट नहीं करता है। अब जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस जब इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है ना, किसी ऑर्गेनिज्म में, तो अल्टीमेटली ये जो हार्मोनल एक्टिविटी है उसको भी इफ़ेक्ट करते हैं। सो सबसे पहले जो इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स की हम बात करते हैं उसमें जो फोटो पीरियड्स या रेन टेम्परेचर, वाटर करंट, वो क्या हार्मोनल एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती है फ्रॉम पिट्यूटरी एंड गॉनेड्स। जो हार्मोन रिलीज़ होने होते हैं कहाँ से, पिट्यूटरी और गॉनेड से। ये इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स किस पे इफ़ेक्ट करते हैं, इस हार्मोनल एक्टिविटी पे इफ़ेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत कम हार्मोन्स वहाँ पे क्या होता है, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। सो इस कंडीशन में हमें क्या होता है, फिशेस जो है वो ब्रीड नहीं करते हैं, ठीक है ना। या जो कैप्टिव कंडीशंस में क्या होता है, जो वहाँ पे फूड होते हैं या जो नेचुरल फूड है वो काफ़ी कम होता है, इनसफिशिएंट होता है, ठीक है ना। और जो फूड के बगैर वहाँ पे जो बायोसाइड्स हम यूज़ करते हैं या जो पोल्यूटेंट्स वहाँ पे जो होता है वो अफेक्ट करते हैं उनकी किसको, मैचुरेशन ऑफ द ओवरी, ठीक है ना, जो उनके गोनाड्स की मैचुरेशन पे इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक। सो वाई इंड्यूस ब्रीडिंग इज नेसेसरी फॉर फिश कल्चर। इंड्यूस ब्रीडिंग टेक्निक जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है फिश कल्चर के लिए, या हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि इनकी क्या एडवांटेजेस है, ठीक है ना। अगर हम एडवांटेज को देखें कि इंड्यूस ब्रीडिंग टेक्निक की क्या एडवांटेज है, तो सबसे पहले हमें ये क्या देता है, इट गिव्स ए प्योर स्पॉन ऑफ डिज़ायर्ड स्पीशीज़, मतलब जिन फिशेस या जिस स्पीशीज़ की हमें ज़रूरत हो, ठीक है ना, तो उनकी हमें स्पेसिफ़िक जो स्पीशीज़ या स्पेसिफ़िक जो
स्पीशीज़ हमें चाहिए होता है वो हमें मिल सकता है किससे, इंड्यूस ब्रीडिंग टेक्निक से। क्योंकि नॉर्मली जब हम कलेक्शन करके लाते हैं रिवराइन एरियाज से, उनके नेचुरल हैबिटेट से, हमें बहुत सारे फिश हमें स्पीशीज़ मिलते हैं, ठीक है ना, या उनके साथ में अनडिज़ायरेबल स्पीशीज़ जो हमें ज़रूरत नहीं हो वो भी उनके साथ में होता है। तो उनकी जो सेपरेशन या उनको अलग करना, उनकी सॉर्टिंग जो है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है उनको सेपरेट करना। तो हमें उनको ग्रो करा के जब उनकी थोड़ी ग्रोथ हो जाती है तो हम उनको सेपरेट कर पाते हैं। तो ये टेक्निक हमें क्या करता है, हमें जो प्योर स्पान, हमें जिस स्पीशीज़ की जो प्योर सीडलिंग हमें चाहिए उन स्पीशीज़ की हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। और सेकंड जो है एडवांटेज उसकी देखें तो सॉर्टिंग ऑफ प्योर बीड, ठीक है ना, जिस बीड की हमें ज़रूरत होती है हम उसको सॉर्ट आउट करा सकते हैं, ठीक है ना। जो हमें इनको अलग करने का या जो फिशेस हमने कलेक्ट करके लाए उनको जो सॉर्टिंग करना है तो उसमें जो टाइम कंज्यूमिंग होती है वो हमें क्या हो सकती है, कम हो सकती है, उसकी ज़रूरत नहीं हो सकती है। और नेक्स्ट इज़ इट एश्योर्स द टाइमली अवेलेबल ऑफ प्योर सीड, मतलब जिस प्योर सीड की हमें ज़रूरत हो वो टाइमली अवेलेबल हो सकते हैं इस टेक्निक की यूटिलाइजेशन से। और नेक्स्ट इज इट फुलफिल एनी क्वांटिटी ऑफ डिमांड इन एनी टाइम एट एनी टाइम, ठीक है ना। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना, तो जितने जितने भी हमें क्वांटिटी की ज़रूरत होती है वो हम इस टेक्निक से फुलफ़िल कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस टेक्निक, ये जो टेक्निक है ये क्या है, इट इज़ सिंपल और इसमें ज़्यादा ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत भी नहीं है। और द कॉस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर इज़ वेरी लो, और जो एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत कम है, ठीक है ना। सो इट देन द नेचुरल कलेक्शन ऑफ स्पॉन्स, ठीक है ना, इसकी एक्सपेंडिचर भी वो बहुत कम है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्निक। सो व्हाट आर द टेक्निक्स, ठीक है ना। अब इस टेक्निक की हम देखते हैं कि थोड़ा डिटेल में कि इसको हम कैसे, इस टेक्निक की क्या स्टेजेस हैं या क्या कितने स्टेप्स है, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसमें तो आ, हम इसमें सबसे पहले आप एक चीज़ ये देखें, जो पिट्यूटरी ग्लैंड जिस एक्सट्रैक्ट की हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आप थोड़ा देखें कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम इनके स्टेप्स को देखेंगे, इस टेक्निक में कौन कौन से स्टेप्स अप्लाई होते हैं या कौन कौन से स्टेप्स है, ठीक है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज हाइपोफिसिस, और इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइपोफाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। सो द ग्रिस ग्लैंड इन फिशेस लोकेटेड एट सेलर टर्सिका और सेफेनाइड पॉइंट, जो ब्रेन के जो हेड के जो सेफेनाइड बॉन है उसमें जो सेलर टर्सिका है वहाँ पे ये ग्लैंड हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। इट इज सिचुएटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द ब्रेन के कहाँ पे है, वेंट्रल साइड में ये हमें देखने को मिलता है, बिहाइंड द ऑप्टिक कियाज्मा एंड बिलो द हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस है उसके नीचे और ऑप्टिक कियाज्मा के पीछे हमें ये देखने को मिलता है। और ह्यूमन से आप ये देख सकते हो सेलर टर्सिका यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है ना। और जो पिट्यूटरी आपको इस इमेज में दिखाया, ये पिट्यूटरी है जो कहाँ पे है, सेलर टर्सिका में लाई करते हैं, और नीचे जो बोन है वो दैट इज़ अ सेफेनाइड बोन, ठीक है ना। ठीक। सो तो सबसे पहले क्या है, जो हम प्रिपरेशन क्या करते हैं इसमें, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट को हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें आपको लोकेशन के बारे में मैंने बता दी। तो उसके बाद हम ग्लैंड को क्या करते हैं, सबसे पहले रिमूव करते हैं, ठीक है ना। जो रिमूवल ऑफ ग्लैंड करते हैं, ठीक, तो उसमें दो मेथड्स है, ठीक। एक होता है दैट इज़ रिमूवल थ्रू फोरामेन मैग्नम, या एंड सेकंड इज़ द रिमूवल ऑफ ग्लैंड बाय डाइसेक्टिंग द हेड, ठीक है ना। अब जो ग्लैंड हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो रिमूव करेंगे, वो हम पहले मेथड को अगर देखें तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले हेड को, स्कल को क्या करते हैं, हमने कट करना है, ठीक है ना। अगर उसको कट करने के बाद उसमें फोरामेन मैग्नम, अब जो रिमूवल थ्रू फोरामेन मैग्नम है उसमें हम क्या करते हैं, फोरामेन मैग्नम वॉज फर्स्ट एक्सपोर्ट, ठीक है ना। हेड को कट किया, हेड को कट करने के बाद फोरामेन मैग्नम को यहाँ पे जिस तरह यहाँ दिखाया गया है, हेड को हमें इस तरह से
कट करना है, ठीक है ना, बाय यूजिंग सर्टन इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कटिंग ऑफ हेड को कट करने के बाद, ठीक है ना, तो उसमें क्या निकल जाता है, जो इंटरनल पोर्शन, उसमें आप देख सकते हो स्कल, ब्रेन टिश्यू या पिट्यूटरी, यहाँ पे आप देख सकते हो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ होते हैं, ठीक है ना। तो पहली मेथड है रिमूवल थ्रू फोरामेन मैग्नम। उसमें हम क्या करते हैं, स्कल को कट करने के बाद फोरामेन मैग्नम को हम एक्सपोज करते हैं। फोरामेन मैग्नम को एक्सपोज करने के बाद क्या होता है, जब फोरामेन मैग्नम को जब हमने एक्सपोज किया, तो फोरामेन मैग्नम क्या है, ये एक क्या है, ओपनिंग है, कहाँ पे, स्कल में एक ओपनिंग है, जहाँ से जो हमारी जो स्कल में ये एक ओपनिंग है, ठीक है ना। तो उसको हमें सबसे पहले एक्सपोज करना है, ठीक। फिर उसमें उसको एक्सपोज करने के बाद वहाँ पे जो फिर एक्सपोज किया, तो उसके बाद क्या करना है, उसमें जो फैट्स होते हैं, ठीक है ना, जब हमने उसको कट किया तो हमें क्या मिलेंगे, कुछ फैट्स होंगे जो क्या होंगे, जिसने कवर किया होंगे ब्रेन को, ठीक है ना। उसमें से उस फैट्स को भी क्या करना है, हमने रिमूव करने हैं फॉर्सेप्स या किसी कॉटन पीस से, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद जब एक बार स्कल को कट किया, फोरामेन मैग्नम को हमने एक्सपोज किया, ठीक है ना, वहाँ से उस ओपनिंग से हमने क्या करना है, फॉर्सेप को इंसर्ट करना है, कहाँ पे, डॉर्सली। जो फोरामेन मैग्नम है वो हमारे स्कल के बेस पे होता है, ठीक है। तो हमें फॉर्सेप से जब एक बार हमें वो फोरामेन मैग्नम देखने को मिला, तो वहाँ से हम फॉर्सेप को इंट्रोड्यूस करेंगे कहाँ, डॉर्सली ऊपर की तरफ ब्रेन में, ठीक है ना। तो और वहाँ से जो एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन है उसको हम डिटेच करेंगे, ठीक है ना। वहाँ से हम ब्रेन को पहले रिमूव करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, जब ब्रेन को हम रिमूव करेंगे, ब्रेन से पहले हमने फ़ैट को रिमूव किया, वहाँ पे जो फ़ैट की जो कंटेंट है, फिर उसके बाद हमने ब्रेन के जो पोर्शन है उसको रिमूव करते हैं, ठीक है ना। तो वो सारे हम रिमूव कहाँ से करेंगे, थ्रू फोरामेन मैग्नम जो ओपनिंग है वहाँ से हम रिमूव करते हैं। तो द ग्लैंड इज़ देन लोकेटेड एंड रिमूव। जब हम ब्रेन पहले फैट को, फिर ब्रेन को हमने जब फोरामेन मैग्नम से रिमूव किया, तो हमें वहाँ पे क्या, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो हमें केयरफुली वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड को हम रिमूव करेंगे। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, द रिमूवल ऑफ ग्लैंड बाय डाइसेक्टिंग द हेड। अब जो आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ हेड को ही सीधे डाइसेक्ट किया हुआ है, ठीक है ना। तो दिस टेक्निक इज़ नॉट यूज कमर्शियली। कमर्शियली हम कौन सा यूज़ करते हैं, जो रिमूवल थ्रू फोरामेन मैग्नम, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हम हेड को काफ़ी डैमेज करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो रिमूवल ऑफ ग्लैंड बाय डाइसेक्टिंग हेड है ना, तो ये आपका हुआ सेकंड मेथड। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, हेड को हम क्या करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं किसी नाइफ के थ्रू, ठीक। नाइफ से हेड को डाइसेक्ट किया, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम उनको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद जो फैट है सराउंडिंग द ब्रेन, जो वहाँ पे फैट की पोर्शन मिलेगी जो ब्रेन को कवर किया होगा, सराउंड किया हुआ, उसको रिमूव करना है। और वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, उसके साथ में ऑल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक नर्व्स भी होगा ना, तो उनको भी हमने क्या करना है, कट करके वहाँ से उनको डिटेच करना है। एंड फाइनली द ब्रेन, जो ब्रेन है, ब्रेन जो कहाँ पे है, ऊपर के पोर्शन पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है ना। तो ब्रेन को वहाँ से हमने धीरे से रिमूव करना है, एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड वहाँ से फिर आपको देखने को मिलेगा, और उसको आपने ईजिली रिमूव कर देना है। सो दो मेथड्स है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट दोनों सेम है। उन दोनों में हमने क्या करना है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही निकालना है। अब डाइसेक्टिंग, अब जो फोरामेन मैग्नम है वह हम फोरामेन मैग्नम के थ्रू निकालते हैं, और दूसरे मेथड में हम क्या करते हैं, सीधा हेड को डाइसेक्ट करके निकालते हैं, ठीक है ना। ये हुआ कुछ फोटोग्राफ्स, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि हेड को कैसे डाइसेक्ट किया हुआ है। और इस टेक्निक में यहाँ देखो हेड को रखा हुआ है, ठीक है ना, हेड को फिर उसके बाद ड्रिल किया हुआ है थ्रू हेड से, एक बार उसने कटिंग किया, फिर उसके बाद जब एक्सपोज हो जाता है स्कल, ब्रेन और पिट्यूटरी, तो वहाँ से आप बाय विद द हेल्प ऑफ फॉर्सेप्स आपने क्या करना है, पिट्यूटरी को रिमूव कर देना है, ठीक। तो आप इस इमेज से भी थोड़ा आइडिया ले सकते हो। तो फर्स्ट वाज द रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना। तो एक बार जब आपने पिट्यूटरी ग्लैंड को लिया, तो आप उसको प्रिजर्वेशन ऑफ ग्लैंड कैसे करेंगे। प्रिजर्वेशन ऑफ ग्लैंड के लिए हम क्या करते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ ग्लैंड के लिए हम अल्कोहल के यूज़ करते हैं, और उस ग्लैंड को हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल में उसको हम क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है ना, किसके लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक।
और नेक्स्ट इज़ दूसरा, हम उसके बदले हम क्या यूज़ करते हैं, एसीटोन प्रिजर्वेशन भी यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, ग्लैंड को हम किस में रखेंगे, एसीटोन में, और इन ए ड्राई आइस चिल्ड एसीटोन में, ठीक है ना, कोल्ड जो चिल्ड एसीटोन हो उसमें हम उसको क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, ठीक। सो जब आपने पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाला बाय डाइसेक्टिंग द हेड ऑफ द फिश, तो फिर उसके बाद आप एक्सट्रैक्ट को कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना, जो ग्लैंड एक्सट्रैक्ट है जिसकी हमें क्या करने हैं, प्रिपरेशन करने हैं, फिर उसको हम फाइनली इंट्रोड्यूस करेंगे फिशेस में, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ ग्लैंड एक्सट्रैक्ट में हम देखते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ द ग्लैंड प्रिपेयर जस्ट बिफोर द इंजेक्शन, ठीक है ना। जो ग्लैंड पहले हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे ग्लैंड को, ठीक ठीक। फिर उसके बाद फिर ग्लैंड को निकालने के बाद हम उसको क्या करेंगे, डिस्टिल्ड वाटर में उसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है ना। ग्लैंड को निकालने के बाद उसको हमने क्या करना है, डिस्टिल्ड वाटर में होमोजेनाइज उसको मिक्स कर देना है, या 0.3% ऑफ सलाइन वाटर में इसको मिक्स कर देना है, किसको, जो ग्लैंड को, ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और उसके बाद हमें उसको क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज कराना है, किसमें, सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन में, ठीक है ना। उसको सेंट्रीफ्यूज कराया, जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसमें आपको दो पार्ट्स मिलेंगे, ठीक है ना। एक आपके बॉटम पे कुछ पार्टिकल सस्पेंडेड होंगे और कुछ ऊपर वाले पोर्शन में होंगे, ठीक है ना, जो वाटरी पोर्शन जिसको हम सुपरनेटेंट बोलते हैं, ठीक है ना। और जो सुपरनेटेंट में क्या होगा, आपका जो हार्मोन्स होगा ना, वो आपको जिसकी हमें ज़रूरत होती है, वो आप हमें किस में मिलेंगे, सुपरनेटेंट पोर्शन में, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो एक्सट्रैक्ट है ना, जिसमें ये हार्मोन्स होंगे, ठीक है ना, दैट फॉर स्टिमुलेशन, वो हमें उसमें मिलेंगे। तो हम सुपरनेटेन को यूज़ करते हैं किसके लिए, इंजेक्शन में, और उसी में हमारे जो हार्मोन्स है, ठीक है, किसके लिए, फॉर द स्टिमुलेशन एंड रिलीजिंग ऑफ गेमीट्स के लिए जो हार्मोन की ज़रूरत होता है वो इसी सुपरनेटेन में होगा, और उसी को हम क्या करते हैं, इंजेक्ट कराते हैं, किसमें, फिशेस में, ठीक। सो नेक्स्ट इज द प्रिजर्वेशन ऑफ ग्लैंड एक्सट्रैक्ट। जब ग्लैंड एक्सट्रैक्ट एक बार आपने बनाया, ठीक ठीक है ना, ग्लैंड एक्सट्रैक्ट बनाने के बाद आप उसको प्रिजर्व करते हैं, किस में प्रिजर्व करते हैं, मोस्टली गिल्सरीन में, ठीक है ना। प्रिजर्व्ड एक्सट्रैक्ट इन गिल्सरीन एंड केप्ट इन रेफ्रिजरेटर फॉर 24 आवर्स के लिए रखते हैं, एंड प्रिजर्व्ड इन प्रोपाइलिन अल्कोहल में भी हम उसको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट इज़ द ब्रूडर सिलेक्शन। जब हमारे पास एक बार एक्सट्रैक्ट बन गया, ठीक है, या हमने बनने के बाद उसको प्रिजर्व करके रखा, फिर उसके बाद हम ब्रूड को, जो ब्रूडर है उसकी हम सेलेक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो जो हमें फ़िश चाहिए, जो ब्रूड फिश चाहिए, वो उसकी क्या कंडीशन है, ठीक है ना, उसकी एज होनी चाहिए नियरली 2 to 4 ईयर्स, ठीक। और उसकी बॉडी वेट जो है वो नियरली 1 to 5 kg उसकी बॉडी वेट होनी चाहिए, ठीक है ना, जिसमें हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट को। नेक्स्ट इज़ द इंजेक्शन इनटू द ब्रूडर्स। अब ये जो हमने पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट हमने तैयार की, और जो ब्रूडर फिश हमने सेलेक्ट किए, अब हमें इसमें क्या करना है, इंजेक्ट करनी है, ठीक है ना। जो पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द बॉडी ऑफ द ब्रीडर्स बाय मींस ऑफ हाइपोडर्मिक सिरिंज इन द इंट्रामस्कुलर और इंट्रापेरिटोनियल, ठीक है ना। जो ये एक्सट्रैक्ट हमने तैयार की, हम उसको इंट्रोड्यूस हम किस तरह करते हैं, हाइपोडर्मिक सिरिंज से, या इंट्रामस्कुलर और इंट्रापेरिटोनियल, ठीक है ना, इंट्रामस्कुलरली और इंट्रापेरिटोनियली हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट डोजेज ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है ना। अब हम कितने जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे इनमें क्या, जो, ठीक है ना, सो जो डोज, कितने डोज हमें क्या देनी है, मतलब जो हमें ये पता करेक्ट डोज कितना डोज, मतलब करेक्ट डोज जो हमने इंट्रोड्यूस करानी है वो हमें एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो डोज की अगर हम बात करते हैं, हम जैसे मेल में कितने डोज यूज़ करते हैं, दैट इज़ 2 to 3 mg पर kg, ठीक है ना। फीमेल में हम 2 डोज यूज़ करते हैं, दैट इज़ 2 to 3 mg पर kg के हिसाब से, ठीक है। जो पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, हम इंट्रामस्कुलर या मसल के थ्रू और इंटरपेरिटोनियल पोर्शन से हम इसको इंजेक्ट करेंगे, ठीक है ना। हाउ एवर अगर इंडिया की बात करें तो इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन है वो कॉमन है, ठीक। और कॉर्डल पिडेंकल और द शोल्डर रीजन नियर द बेस ऑफ द डोर्सल फिन में हम जो शोल्डर पोर्शन है ना, या कॉर्डल जो कॉर्डल फिन है
उसके कॉर्डल पेडंकल जिसे हम कहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट करते हैं किसको, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट को। सो डोजेज ऑफ पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट दैट इज़, फीमेल में हम 2 डोज यूज़ करते हैं, दैट इज़ 2 to 3 mg पर kg, और जो फाइनल डोज है, ठीक है ना, दो हम 6 to 8 mg पर kg के हिसाब से। मेल में हम सिर्फ एक ही डोज यूज़ करते हैं, दैट इज़ 2 to 3 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक। ये है आप इस इमेज में देख सकते हो कि इंजेक्शन ऑफ द ब्रूट फिश किस तरह करते हैं, ठीक है ना। ये कॉर्डल पोर्शन पे, कॉर्डल पेडुलर पोर्शन पे जो पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट है उसको इंजेक्ट कर रहे हैं। नाउ जब एक बार आपने जो आपकी एक्सट्रैक्ट है, ठीक है ना, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, उसको प्रिपेयर किया, ठीक है ना, फिर उसके बाद आपने इंट्रोड्यूस किया। नाउ द नेक्स्ट जो आपका स्टेप है दैट इज़ स्पॉनिंग, ठीक है ना। तो उसमें हम क्या करते हैं, आफ्टर द इंजेक्शन टू द ब्रीडर्स, जब हमने इंजेक्ट किए उसके बाद क्या करते हैं, जो एक सेट बनाते हैं ब्रूडर्स, जो ब्रूड फिशेस की, हम उस एक सेट को कहाँ लेते हैं, उनको हम रिलीज़ करते हैं ब्रीडिंग हापा में। ब्रीडिंग हापा, हापा मीन्स व्हाट, जो आपने कैप्टिविटी जो कंट्रोल कंडीशंस बनाए हैं ना, उसी को हापा कहते हैं। हापा को आप कैसे डिफाइन करेंगे, इट्स अ फाइन नेटिंग, ठीक है, फाइन नेटिंग जो रेक्टेंगुलर इन शेप एंड इज हेल्ड बाय 4 बम्बू पोल्स 1 at ईच कॉर्नर, ठीक है ना। जो हापा में क्या होता है, जो फाइन नेटिंग, जो मॉस्किटो नेट्स होते हैं ना, उसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, कि इसमें एक रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है ना, वहाँ पे हम इनको उन नेट्स में इन फिशेस को हम क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, ठीक है ना, उसी को हम हापा बोलते हैं, ठीक। तो हम इसमें जो नेटिंग के तौर पे हम किसको यूज़ करते हैं, जो मॉस्किटो नेट्स को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें जो सर्कुलेशन ऑफ वाटर हो वो अच्छे से रहेगा, ठीक है ना, और वहाँ पे जो एग्स ले करेंगे वो वहाँ से इस्केप नहीं करेंगे, ठीक। जो ये हापा है, ठीक है, मीन्स या ब्रीडिंग हापा, और जो वाटर बॉडी है आपकी, उसकी डायमेंशन कितनी होना चाहिए, दैट इज़ 3 मीटर इंटू 1.5 और इंटू 1 मीटर, ठीक है ना, ये उसकी डायमेंशन है। और हाइट जो है वो इट शुड बी 20 सेंटीमीटर एबो द लेवल ऑफ वाटर, वाटर लेवल से ऊपर ही होनी चाहिए। और उसकी जो रूफ़ की हम बात करते हैं वो ओपन हो या क्लोज भी हो सकती है, ठीक है ना। स्पानिंग जो है, जब हम स्पानिंग की बात करते हैं, दैट टेक्स प्लेस इन 3 to 6 आवर्स, ठीक है ना, 3 से 6 घंटे में क्या होती है, एक लेइंग वगैरह हो जाती है, ठीक है ना। सक्सेसफुल इंड्यूस ब्रीडिंग रिजल्ट इन स्पानिंग ऑफ द फर्टिलाइज एग, ठीक है ना। जब एक बार आपकी सक्सेसफुल इंड्यूस ब्रीडिंग हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइज एग की एक रिलीज़ हो जाता है, ठीक है ना। जो फर्टिलाइज एग हो दैट इज़ वाइट इन कलर, और जो पर्ल हम जो पर्ल वाइट शेप होते हैं उनकी तरह ही होता है, ठीक। सो आप इस इमेज में देख सकते हो, जो ब्रीडिंग हापा की हम बात करते थे ना, जो राइट साइड का जो इमेज है उसमें आप देख सकते हो इस तरह जो नेट है यहाँ पे, ठीक है ना, ये नेट वगैरह, ये नेट जो आप देख सकते हो येलो कलर की, तो उसी तरह रेक्टेंगुलर शेप में ये बना के होता है। तो ये आफ्टर जब एक बार हमने एक्सट्रैक्ट को उनमें इंजेक्ट की, तो उसके बाद हम उन सेट ऑफ ब्रूड फिशेस को हम इसमें किसमें, ब्रीडिंग हापा में रिलीज़ करते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे ये ब्रीड करेंगे, ठीक। तो एक बार ये है, ये आप देख सकते हो इस इमेज में भी, ठीक है ना। सो दीज आर द ब्रीडिंग हापा जहाँ पे हम फिशेस को रखते हैं आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ द पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, ठीक है ना। सो जब एक बार आपने वहाँ पे स्पॉनिंग की, फिर उसके बाद वहाँ पे क्या होगा, हैचिंग भी वहीं पे होगा, ठीक है ना। तो ये आप टेक्निक समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे क्या है ना, जो आपको याद रखना है, ठीक, क्या याद रखनी है, दैट इज़ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द स्पॉनिंग ऑफ द फिश, ठीक है ना। कौन से फैक्टर्स है जो क्या करते हैं, जो स्पॉनिंग है उसको इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है ना। कौन से स्टेप्स है जो स्पॉनिंग को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो स्पॉनिंग को इफ़ेक्ट कर क्या कौन से करते हैं, ठीक है ना। अब ये फैक्टर्स, उसमें कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर, स्पॉनिंग के लिए, ठीक है ना, जो स्पॉनिंग ऑफ फिशेस होगी तो उसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, आइडियल कंडीशंस की बात कर रहे हैं जो होनी चाहिए स्पॉनिंग ऑफ फिश के लिए।
जो टेम्परेचर है 24 डिग्री टू 31 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, ठीक है ना। लाइट ड्रिजलिंग, ठीक है ना, फॉलोइंग हेवी रेन्स इज़ आइडियल, ठीक है ना, वहाँ पे थोड़ा सा लाइट की ड्रिजलिंग हो और हेवी रेनफॉल हो, ठीक है ना। वाटर जो है वो फ्लोइंग टाइप का होना चाहिए, ठीक है ना। और टर्बिडिटी जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है ना, वाट जो वाटर हो ज़्यादा क्लियर नहीं हो, इट शुड बी लिटिल बिट टर्बिड, दैट शुड बी नियरली 100 ppm टू 1000 ppm होना चाहिए। और लाइट की हम जब बात करते हैं, ठीक है ना, लाइट जो है इट इज़ नोन टू ब्रिंग दैट लाइट में हेल्प इन अर्ली। अब लाइट जब अच्छी हो तो क्या लाइट का क्या रूल रहता है, इट हेल्प इन अर्ली मैचुरेशन कराता है और स्पॉनिंग ऑफ फिश कराता है, ठीक है ना। गैमेट्स की मैचुरेशन जल्दी कराती है और स्पॉनिंग भी कराती है, ठीक है ना। सो दिस वॉज वर्ड द IB टेक्निक इंट्रोडक्शन, दिस इंड्यूस ब्रीडिंग टेक्निक, ठीक है ना। तो इंड्यूस ब्रीडिंग टेक्निक में हमने क्या यूज़ की, पिस्टरी एक्सट्रैक्ट को हमने या पिस्टरी ग्लैंड को यूज़ की, तो वहाँ से एक्सट्रैक्ट को निकाला। एक्सट्रैक्ट को निकालने के बाद हमने जो ब्रूड फिशेस है उनको सेलेक्ट की और उनमें इंट्रोड्यूस करा। फिर उसके बाद उनको ब्रीडिंग हापास में रिलीज़ करने के बाद उनकी क्या की, स्पॉनिंग करने के बाद उनकी हैचिंग भी हो गई, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमें अब जब उसकी ज़रूरत है तो हमने क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड के बगैर हम क्या यूज़ भी करते हैं, कुछ सिंथेटिक हार्मोन भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो जो क्या है, दीज आर द सब्सटीट्यूट्स फॉर फिश। पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या बनता है, कि सब्सटीट्यूट उनके बदले भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इंडिया में जो इसकी एक सब्स्टिट्यूट यूज़ करता है, दैट इज़ ओवाप्रिम, ठीक है ना। ये क्या है, इट्स ए न्यू इंड्यूसिंग हार्मोन। ये क्या है, इंड्यूसिंग हार्मोन है जो क्या कराएगा, आपकी जो फिशेस है उनको ये कराएंगे क्या, रिलीज़, जो आपके फिशेस है, ठीक है ना, उनको स्टिमुलेट कराएंगे फॉर द रिलीज़, फॉर द मैचुरेशन और रिलीजिंग ऑफ हार्मोन्स, ठीक है ना। ओवाप्रिम इज़ ए न्यू इंड्यूसिंग हार्मोन फॉर फिश एंड एब्सोल्यूट सब्सटीट्यूट फॉर पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट के लिए क्या है, एक एब्सोल्यूट सब्सटीट्यूट है, ठीक है ना। दो इट्स कॉस्टली, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली है, बट इट्स ए better substitute for pituitary gland, ठीक। ओवाप्रिम इज़ फॉर superior to carp pituitary in inducing spawning in several species। और ओवाप्रिम को जब हम इंट्रोड्यूस करके देखते हैं तो उसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे आते हैं, ठीक है ना, और काफ़ी superior भी होती है, ठीक। और दूसरी जो सिंथेटिक हार्मोन है, दैट इज़ साइनोहॉर्न, ठीक है ना, साइनोहॉर्न। उसमें ये क्या है, ये भी एक सब्सटीट्यूट के तौर पे यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। सो दीज टू आर व्हाट, दीज आर द सिंथेटिक हार्मोन्स दैट वी यूज़, या जो हम एक सब्सटीट्यूट के तौर पे हम यूज़ करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन से, ठीक है ना। सिंथेटिक हार्मोन ऑफ फिश स्पॉनिंग, उसमें क्या आता है, ओवाप्रिम एंड ओवाटाइड, दीज आर द सिंथेटिक हार्मोन्स, ठीक, जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बदले यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब जब हम इन सिंथेटिक हार्मोन्स को, ठीक है ना, अभी तक एक तो हम पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने यूज़ की, तो फिर उसके बदले हमने किसको यूज़ की, ओवाप्रिम को यूज़ किया और साइनोहॉर्न को यूज़ किया, ठीक है ना। तो जब हम इनकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं ना, मोस्टली किसकी, ओवाप्रिम पे, पर्टिकुलरली हम ओवाप्रिम की जब हम ऑब्जर्वेशंस देखते हैं तो रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड हैचिंग जो है वो क्या है, हमें क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ना। जो फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स है और उनकी हैचिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है अगर आप ओवाप्रिम को क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, किसके बदले, पिट्यूटरी के, ठीक है ना। और जब हम साइज़ को देखते हैं, ठीक है ना, एग्स के साइज़ को देखते हैं वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है ना, बिगर इन ओवाप्रिम ट्रीटेड फिशेस, ठीक है ना, जिनमें हम ओवाप्रिम को अगर ट्रीट करते हैं तो उन एग्स की साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है ना। स्पॉनिंग रिस्पॉन्स टाइम वाज ऑलमोस्ट इक्वल, लेकिन अगर जो स्पॉनिंग रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है ना, एक लेइंग रिस्पॉन्स टाइम को देखेंगे तो वो पिट्यूटरी और ओवाप्रिम में बिल्कुल बराबर होते हैं, ठीक है ना। द हैचलिंग्स, ठीक है ना, जो हमें मिलता है ओवाप्रिम ट्रीट करने के बाद वो क्या होता है, काफ़ी हेल्दी होता है, ठीक है ना। अगर कंपैरिजन करें पिट्यूटरी से, हैचलिंग्स जिसमें हम उन फिशेस जिसमें हम ओवाप्रिम को ट्रीट करते हैं उनके जो हैचलिंग होता है, ठीक है ना, उनके जो जुवेनाइल्स होते हैं वो काफ़ी हेल्दी होती है, ठीक। और लास्टली क्या है कि इसकी ऑब्जर्वेशन में क्या देखा है, ओवाप्रिम डज नॉट रिक्वायर एनी रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज, इसके लिए कोई रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज नहीं है। तो मतलब ये हमें ज़्यादा
कॉम्प्लिकेटेड इसके जो अगर यूज़ करें तो हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है, ठीक। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंड्यूस ब्रीडिंग, ठीक है ना, इंड्यूस ब्रीडिंग टेक्निक इन फिशेस, ठीक, जिसमें हमने देखा किस तरह से पिस्टूरी एक्सट्रैक्ट को हम रिमूव करेंगे 2 मेथड से, ठीक है ना, दैट इज़ फोरामेन मैग्नम को और एक्सपोज करके या हेड को कट करके, ठीक। फिर उसके बाद हमने एक्सट्रैक्ट की, ठीक, प्रिपरेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट ग्लैंड को हमने प्रिपेयर किया, फिर इसको अगर हमने प्रिजर्व करना हो तो प्रिजर्व किया अल्कोहल में, फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट को प्रिपेयर करने के बाद उसको हमने ब्रूडर जो ब्रूड फिशेस है उनकी सिलेक्शन करने के बाद हमने इंजेक्ट किया कि इसको पिस्टूरी एक्सट्रैक्ट को विद ए पर्टिकुलर डोज, दैट इज़ डोज कितनी होनी चाहिए थी 2 to 3 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है ना, दोनों मेल और फीमेल में। लेकिन फीमेल के केस में हम 2 डोज यूज़ करते हैं और सेकंड डोज जो है वो नियरली 6 to 8 mg पर बॉडी वेट के हिसाब से हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये इंजेक्ट की, फिर उसके बाद उनको स्पॉनिंग कराते हैं कहाँ पे, ब्रीडिंग हॉपर्स में, ठीक। फिर फाइनली उनकी हैचिंग हो जाती है। तो इस तरह हमें जो डिज़ायर्ड स्पीशीज़ है वो हम इस टेक्निक दैट इज़ इंड्यूस ब्रीडिंग टेक्निक से हमें मिल सकते हैं, ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंड्यूस ब्रीडिंग इन फिशेस। थैंक यू वेरी मच।